मेरे भाई एक चीज समझना यार। सबसे टफ लौंडा वो नहीं होता गुरु जिसको मारना आता है, जो पंच मारता है और जो हर दिन जिम में शो अप होता है। सबसे टफ लौंडा वो होता है गुरु जब उसकी ज़िंदगी में जितने भी तूफान है पर उसके अंदर का तूफान कभी नहीं बदलता। वो अपने डिसीजन को ब्लाइंड नहीं होने देता जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, या उसके ईगो पे बात आ रही है, या वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वही लोंडा होता है भाई जिसका तूफान अंदर से कभी नहीं हिलता जस्ट बिकॉज बाहर की आंधियां जो हैं आज बदल गई। रूल बताता हूँ भाई, तू कैसे अपने इमोशन को मास्टर कर सकता है और कैसे काम रह सकता है टफ सिचुएशन में। पहले भाई तू बंदे को देख, पीकी ब्लाइंडर के शो से है भाई। इस बंदे का नाम है थॉमस शेल्बी। ये लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ किया क्योंकि इससे ये साबित होता है कि भाई बंदा फुली एंकर्ड है, बंदा पूरा कंट्रोल के अंदर है। इसकी आंखों के गेज दे सकता है गुरु, एब्सोल्यूट अंडर कंट्रोल एवरीथिंग। शोल्डर देख भाई, टेंस नहीं नजर आ रहे। ही लुक्स द सेंटर ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। So yeah, I would define these photos later. Five rule to master your emotion and stay calm. Let's dive in. Under pressure, brother. Introduction at the power of emotional control. Power क्या है भाई? Power क्या है bro? Emotional control की. Let's do it. Most men think emotion control means suppressing feeling or acting tough. They are wrong. True emotional mastery about channeling your emotions strategically while maintaining complete composure under pressure. Bro, सबसे important चीज़ तेरे को समझनी पड़ेगी गुरु, कि बहुत से लोगों को लगता है कि भाई यार मैं अगर इमोशन सप्रेस करूंगा तो यार लाइक it seems like I'm acting tough. No brother, it's not about suppressing emotion, it is about channeling bro. अपने इमोशन को रास्ता देना, अपने इमोशन की जो वो नदी बन रही है ना, जो वो क्या बोलते हैं गुरु, जो वो लहर बन रही है ना, उसको एक शेप देना। क्योंकि इमोशन ना गुरु एक डाटा है तेरे पास। सो इस डाटा को तू ऑब्जर्व करेगा, ओबे नहीं करेगा। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग लाइक अ चाइल्ड एंड रिस्पॉन्डिंग लाइक अ मैन। जो बंदा भाई इमोशनली रिएक्ट करता है वो हमेशा एक बच्चा ही रहता है, दैट्स इट। क्योंकि बच्चा सिर्फ रिएक्ट करता है, और जो एक एब्सोल्यूट काम बंदा है जिसको पता है कि इमोशनल को मैं रेगुलेट कैसे करना है भाई, वो रिएक्ट नहीं करता मेरे भाई, वो रिस्पॉन्ड करता है एक मैन की तरह। और आज मैं बताऊंगा गुरु की, टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इमोशनल कंट्रोल। फिर बताऊंगा कि भाई तू कैसे एक बंदा बन सकता है जो इमोशनल कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और सिचुएशन के प्रति भी रिएक्ट नहीं करता बट रिस्पॉन्ड करता है, उसे एनालाइज करता है और इमोशन को अपनी जिंदगी में भारी नहीं होने देता। सो लेट्स स्टार्ट इट। Rule first of Guru: control your breathing, control the room, the science behind breath control. Your breathing pattern is the master. Your breathing pattern is the master switch for your entire nervous system. When you are under pressure, your sympathetic nervous system activates. You need to understand Guru. एक बंदा जब बाहर की दुनिया से बातें करता है, वो इंटरनल जो उसकी बॉडी है वो बाहर की दुनिया से कैसे बातें करेगी? सांसों से। और जिस बंदे ने सांसों का पैटर्न जो है ना कंट्रोल में रखा, वही बंदा एक्चुअल में ना जो एक्सटर्नल पोजीशन है उस पर होल्ड कर सकता है। जिस बंदे की सांसें जो है ना गिर रही हैं और वो फास्ट सांसें ले रहा है, इसका मतलब उसके पास जो इंटरनल वेदर है भाई उसके ऊपर कोई कमांड नहीं है। ही इज फकिंग लूजिंग। क्योंकि एक बंदा जब तेजी से सांसें लेता है तो क्या होता है गुरु, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है, उसका हार्ट रेट तेज हो जाता है, ब्रीदिंग जो होती है वो शैलो हो जाती है, और रैपिड स्ट्रेस हार्मोन फ्लड योर सिस्टम। दिस फिजिकल रिस्पॉन्स मेक यू लुक लाइक एंड फील डेस्परेट। जब एक बंदा कॉन्स्टेंटली सांसें लेता है, और वो क्योंकि वो सांसें तभी लेगा जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है ना इन्वॉल्व है और वो रिएक्ट कर रहा है सिचुएशन में। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर जाता है, तेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, तेरी सांसें जो हैं वो शैलो हो जाती हैं, तेरे शोल्डर टेंस हो जाते हैं, और तू एक्चुअल पोजीशन में जो तेरा फिजिकल अपीयरेंस है एक रियल लाइफ में, तब तेरे को लोग एक वीक और डेस्परेट बंदा देखते हैं। क्योंकि तेरा पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर, तेरा पूरा बॉडी लैंग्वेज, तेरी आंखों की मूवमेंट, सारा कुछ गुरु हार जा रहा है क्योंकि तेरा इंटरनल अभी कोलैप्स हो रहा है। सो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गुरु ब्रीदिंग पैटर्न्स पे। देख भाई, थॉमस शेल्बी का ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता था। जब भी थॉमस शेल्बी गुरु, ये बंदा तू देख सकता है, एक चीज़ डिफाइन करूँगा भाई यहाँ यहाँ ये देख भाई, इस बंदे ने सर के ऊपर गोली रखी है बट ये बंदे का मुंह बंद है। इट मीन्स ही इज़ नॉट फकिंग वरीड अबाउट एनीथिंग। इसको टेंशन नहीं है। इसके शोल्डर जो है वो फुली इंटैक्ट हैं, चेस्ट जो है अंडर कंट्रोल है, आंखें फुली अवेक है,
जो इसका माउथ है वो बंद है बट ये ब्रीदिंग नोज से कर रहा है और डीप ब्रीदिंग कर रहा है। मीन हर एक चीज़ इसकी कंट्रोल है ब्रो। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाहर सर पे किसी ने गोली रखी ना गुरु, तब भी बंदे को रिएक्ट नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, रिएक्शन से कुछ नहीं होगा भाई। कंट्रोल द फकिंग सिचुएशन। थॉमस शेल्बी ब्रीदिंग पैटर्न। Watch Thomas Shelby in any confrontation scenes, even with a gun pointed, had his breathing remains deep and controlled. कोई भी तू भाई confrontation देखेगा इसके, जब भी किसी बंदे ने सर पे गोली या कोई भी और इंटेंस प्रेशराइज सीन, तब भी इस बंदे ने एब्सोल्यूट कंट्रोल और डोमिनेंस वहाँ दिखाई। इसकी चेस्ट जो थी वो हीव नहीं हो रही थी, शोल्डर जो थे वो टेंस नहीं थे, वॉइस जो थी वो वेवर नहीं कर रही थी मेरे भाई। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग एक्टिंग, दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू मास्टर योर ब्रेथ मेरे भाई। ये एक्चुअल में रियल शिट है ब्रो। यू कैन माइट बी सेइंग ओ ब्रो दिस इज फ्रॉम द फकिंग सीरीज, एनीबडी कैन डू इट। नो ब्रो, दिस इज रियल शिट। अगर तू अपनी लाइफ में टफ लोगों के साथ रहता है और तू उनके साथ बहुत ज़्यादा जिया है तो तुझे पता चलेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ दे ऑपरेट। ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तेरे को डीप ब्रीद करना पड़ेगा भाई। जितना ज़्यादा डीप ब्रीद करेगा उतना ज़्यादा तेरा अंदर का सिस्टम जो है वो कंट्रोल रहेगा। और जो बंदा क्या करता है, अपनी सांसें कंट्रोल नहीं करता भाई, उसका पैरासिम्पैथेटिक नहीं, जो बंदा कंट्रोल करता है अपनी सांसें, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होता है। और ये क्या करता है भाई, रेस्ट करता है, ये तो को काम डाउन करता है और तू रिलैक्स हो जाता है। इट सेंड्स सिग्नल टू एवरीवन अराउंड यू दैट यू आर in the complete control of the situation. Seems like you are under control, like you're keeping it under control, in complete control of the situation. ये पूरी situation तेरे कंट्रोल में है भाई। आज मैं बताऊंगा 4-7-8 टेक्निक ऑफ द हाई प्रेशर मोमेंट्स। इनहेल थ्रू योर नोज फॉर 4 काउंट्स, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 7 काउंट्स, एक्सेल थ्रू योर माउथ फॉर 8 काउंट्स एंड रिपीट 3-4 साइकिल। भाई तेरे को 4-7-8 के टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जब भी तेरी ज़िंदगी में कभी भी हाई प्रेशर स्टेक्स जैसे मोमेंट हो। तेरे को 4 सेकंड जो है ना भाई, सांसें अंदर लेनी है, फिर 7 सेकंड तक तेरे को सांसें अंदर रखनी है। यू कैन यू कैन काउंट, एक्सेल कर, फिर भाई 8 सेकंड एक्सेल योर माउथ फॉर 8 सेकंड, फिर तेरे को 8 सेकंड तक जो है ना एक्सेल करना पड़ेगा और रिपीट करना है मेरे भाई यही साइकिल। इससे क्या होगा कि भाई तेरी लिटरली तेरी नर्वस सिस्टम जो है रीवायर होगा, रियल टाइम में तेरा हार्ट रेट डिक्रीज होगा और तेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा और तेरा माइंड क्लियर होगा। अगर तेरा माइंड क्लियर है तो मतलब तेरे पास सोचने की क्षमता है। और जो हाई स्टेक प्रेशराइज मोमेंट है तो उस टाइम तू भाई रिएक्ट नहीं करेगा, तू रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि तेरा इंटरनल वेदर कंट्रोल है। और बाहर का चाहे जितना भी कियोश हो तेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरनल ही होता है भाई सब कुछ। बाहर की तो चीज़ें सिर्फ टेस्ट ही करती हैं और रियल लौंडा वही होता है भाई जो बाहर के वेदर से अपने अंदर का वेदर कभी चेंज नहीं होने देता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि गुरु बिफोर एनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, निगोशिएशन या कन्फ्रंटेशन होगी तेरी, मेक श्योर कि ये चीज़ जो है ना तू प्रैक्टिस कर ले। फाइंड 30 सेकंड्स अलोन टू रेस्ट योर ब्रीदिंग पैटर्न। 30 सेकंड अलोन वहाँ अपने लिए ढूंढ के जहाँ तो ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना ये वाला कर सके जो मैंने तेरे को बताया। प्रैक्टिस 4-7-8 टेक्निक अंटिल योर बॉडी रिलैक्स। तब तक ये चीज़ यूज़ कर भाई जब तक तेरी बॉडी तुझे लगे कि पूरा ना सब कुछ रिलैक्स है, माइंड क्लियर है और अब मैं नेचुरल ही हूँ, मेरे को सब कुछ नेचुरली लग रहा है, मैं नर्वस नहीं हूँ क्योंकि ब्रीदिंग डू द मैजिक मैन। जब भी किसी भी सिचुएशन में तू जाएगा तो मेक श्योर तू उस टाइम डीप ब्रीद करे ब्रो, डीप ब्रीद। क्योंकि इससे अगर तू क्योंकि ये चीज़ मेंटेन रखेगा तो तेरा इंटरनल जो वेदर है वो कंट्रोल रहेगा और तो जैसा भी इंटेंस जो प्रेशर है बाहर का वो अगर ज़्यादा बुरा होने लगा बट तब भी वो तेरे कंट्रोल में रहेगा। सो जब भी तेरे को लगे कि गुरु टेंशन राइज हो रही है, लंबी सांसें लेने लग जा, लंबी फकिंग सांसें, क्योंकि योर ब्रीदिंग इज़ द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इन एनी सिचुएशन। क्योंकि तेरी सांसें ही हैं जो तू कंट्रोल कर सकता है, बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर कुछ कंट्रोल नहीं सकता। और अगर अंदर का तेरा पैटर्न जो है वो पूरा क्लियर है, अंदर का तूफान तेरे हाथ में है ना गुरु, वो कंट्रोल है। बाहर चाहे आंधिया है वो तेरे कंट्रोल में है, उसको फक मत दे, एक ही चीज़ पे कंट्रोल कर, अंदर के वेदर पे। अगर वो कंट्रोल में तो इवेंचुअली तू बाहर भी संभाल लेगा। रूल 2 है ब्रो, मास्टर द पॉज बिफोर यू स्पीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोंडे क्या करते हैं गुरु, वो साइलेंस रह ही नहीं सकते भाई। जो भी जैसे भी सिचुएशन हो शांति के साथ बैठना सीख। अब मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि वीक मैन रश टू फिल साइलेंस बिकॉज दे कैन हैंडल टेंशन। जो भी वीक लोंडा होता है गुरु वो हमेशा साइलेंस को फिल करता है। अगर वो कभी लफ्ज़ों से नहीं करेगा वो हाथों से करेगा, वो अपनी बॉडी के मूवमेंट से करेगा। दे बैबल और एक्सप्लेन और से और से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड। वो बैबल करते और एक्सप्लेन करते, क्योंकि जो लोंडा भाई एक्सप्लेन कर रहा है वो कभी लीड नहीं कर सकता कॉन्वर्सेशन को। अगर फॉर एग्जांपल तेरे साथ कोई चैलेंजिंग मोमेंट है, कॉन्वर्सेशन हो रही है तेरी किसी बंदे के साथ और इवेंचुअली जो है ना एक ऑकवर्ड साइलेंस सा कुछ सेकंड के लिए बना है और उसी टाइम तू क्या करता है भाई,
तू साइलेंस फिल करने लग जाता है, हंसने लग जाता है, स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, लाइक अपनी आई कॉन्टैक्ट को यहाँ यहाँ घुमाने लग जाता है, तो इवेंचुअली तू सिचुएशन लूज़ कर रहा है। और जब तू सिचुएशन लूज़ करेगा तो इवेंचुअली भाई वो सिचुएशन को लीड करेगा। दे बैबल ओवर से और से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड, आया कुछ भी बोलने लग जाते हैं उनके दिमाग में आता है, क्योंकि वो साइलेंस के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि साइलेंस creates the psychological pressure, and there are so many people they don't understand who they are first. So I would tell you, क्योंकि भाई फॉर एग्जाम्पल एक बंदा नॉर्मल एवरेज बंदा और एक थोड़ा हाई स्टेटस वाला बंदा, ही इज़ लाइक रियली गुड, ही इज़ लाइक द रिचेस्ट मैन इन योर टाउन एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट दिस गाय, और इवेंचुअली तेरी कन्फ्रंटेशन होती है इस बंदे के साथ और ये तेरे को हाई हुए करता है तो तू भी हाई करने लग जाता है, बट तेरी जो बॉडी है पूरी भाई वो ना कोलैप्स हो रही है, तू हंसने लग जाता है, तेरी बॉडी मूवमेंट स्लाउच होने लग जाती है, वो ज़्यादा बातें नहीं करता क्योंकि ये ऑलरेडी उस रिस्पेक्ट के एलिमेंट से अपनी ज़िंदगी जी रहा है जहाँ हर एक बंदा इसको झुकता है, तो इसको लगता है, तो तेरे साथ भी, तेरे माइंड में भी यही पैटर्न डेवलप हो गया कि यार हर एक बंदा इसको झुकता है, तो सबकॉन्शियसली तेरा माइंड भी ना कॉन्शियसली तेरे लिए वैसे डिसीजन बनाने लगता है। इसका मतलब तू रिएक्ट कर रहा है, तेरे पास पूरा कंट्रोल नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ गाइज, क्या होता है कि जब भी कभी वो बड़ी पावर के साथ मिलते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, वो अपना एंकर्ड लूज कर लेते हैं, और जब एक बंदा अपना एंकर्ड लूज करता है भाई वो कभी भी एक लीडर नहीं बन सकता, या कभी भी वो ऐसा लोंडा नहीं बन सकता जिसके लिए लड़की वेट होगी। ब्रो लोंडा वही होता है भाई जो पूरी तरीके से एंकर्ड हो, अगर कोई बड़ी पावर भी आ रही है तो वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है, नॉर्मली कैरी करता है सिचुएशन, वो साइलेंस फिल नहीं करता। ब्रो यूजली बड़ी पावर्स क्या होती हैं, वो एंकर्ड होते हैं बिकॉज उनके सबकॉन्शियस हर तरीके से भाई यही चीज़ देख रहा है कि हर एक बंदा जो है ना उसके लिए झुक रहा है, तो फिर तू भी झुकेगा, तो फिर तुझे भी वो नहीं नॉर्मल ही एवरेज बंदा समझेगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ गुरु, साइलेंस मत रहे, क्योंकि साइलेंस यूजली लूजर ही फील करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन वेयर दे कैन लाइक स्टे विद द साइलेंस और क्रिएट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर फॉर समबडी एल्स। क्योंकि ये जो हायर वाला पावर वाला बंदा होगा ना यार, ये साइलेंट रहेगा, बट ये वाला ना हंसने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है तो फिर ये भाई ना थोड़ा साइलेंस है 2 सेकंड का, अच्छा आपको भी, हाँ मुझे भी वो पसंद है, और आप ठीक हो यार, आपके बारे में बहुत सुन, फक इट, साइलेंट ब्रो, हू गिव्स अ फक मैन, जस्ट फक इट। This immediately signals insecurity and hands power to the whoever can remain comfortable with silence. अब मैं बताता हूँ क्या, हाँ ये कहाँ से हम, oh just give me a second my brother. So this immediately signals insecurity and hands power to whoever can remain comfortable with silence. देख भाई अगर बड़ी पावर जो है ना वो साइलेंट रहता और जो नॉर्मल एवरेज बंदा वो साइलेंट नहीं रहता, तो इसका मतलब पावर जो है जो बड़े स्टेटस वाला बंदा है ना उसके पास होगी। अगर नॉर्मल एवरेज बंदा भी साइलेंस रहेगा, बट जिस बंदे के पास हाई स्टेटस है, हाई पावर से ऑपरेट कर रहा है, बट ये वाला साइलेंस है ना गुरु, ये वाला बंदा हार जाएगा। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। पावर उसी के पास जाती है जो साइलेंस के साथ रहता है। पावरफुल मैन अंडरस्टैंड दैट साइलेंस इज अ वेपन, एवरी पॉज मेक्स द अदर पर्सन वॉन्डर। क्योंकि हर एक पावरफुल लोंडे को, हर एक लीडर को, ग्रेटेस्ट जो भी ह्यूमन हिस्ट्री में जिसने रूल किया उसको पता है गुरु की सबसे बड़ा वेपन है शांति। और जो बंदा शांति के साथ कुछ सेकंड ज़्यादा पल रहेगा वाइल नेगोशिएशन, वाइल कन्फ्रंटेशन और एनी मोमेंट, भाई वही बंदा एक्चुअल में उस टाइम लीड करता है कन्वर्सेशन को, और उस बंदे का सोल जो है ना उसको ऐसे नहीं चाहता है वो come on bro, fuck you loser, wonder what you're thinking right now. Every pause makes the, so where we are, powerful men understand, so every pause makes the other person wander. हर एक pause भाई अगले बंदे को ना wander कराता है और सोचने पे मजबूर करता है कि भाई ये क्या सोच रहा है, ये क्या प्लान कर रहा है भाई, क्योंकि pause जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है और दिस वर्क्स इन योर फेवर। जितना ज़्यादा पॉज करेगा, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड लेट करेगा, शांति से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखेगा, उतना ज़्यादा वो तेरे फेवर के लिए वर्क करेगा और अगला बंदा ना एंटीसिपेट होगा और वो गलतियाँ करेगा। द जेम्स बॉन्ड डिलीवरी मैथड ब्रो, जेम्स बॉन्ड नेवर rushes his lines, watch any interrogation or high stakes conversation, he observe what's the other person says, takes a deliberate pause and then delivers his response. तेरे को समझना पड़ेगा भाई, जेम्स बॉन्ड जब भी इंटेरोगेशन मोमेंट्स में होता था, जब भी कोई भी जहाँ हाई स्टेक्स बातें हो रही है, वो कभी भी भाई अपनी लाइंस को तेज़ नहीं करता था, वो साइलेंस को फिल करने की कोशिश नहीं करता था, वो डेलिबरेट जानबूझ के कैलकुलेटेड पॉज लेता था, क्योंकि उस टाइम जितना ज़्यादा जो बंदा पॉज लेता उतना ज़्यादा वो डोमिनेंस जो है वो अपनी एक्सपैंड करता है उस प्रॉपर फकिंग
जगह में, एंड देन डिलीवर्स ही रिस्पॉन्ड, और तब वो अपना डिलीवर रिस्पॉन्स जो है वो डिलीवर करता था एक परफेक्ट टाइम में। एवरी वर्ड फील कैलकुलेटेड एंड इंटेंशनल, हर जो लफ्ज आता था भाई वो कैलकुलेटेड और इंटेंशनल होता था। दिस इज नॉट अबाउट बीइंग स्लो, इट्स अबाउट बीइंग डेलिबरेट। दिस पॉज सर्व्स मल्टीपल फंक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जेम्स बॉन्ड स्लो है या कोई भी बंदा पावरफुल पॉलिटिशियंस और दोज हु एक्चुअली कंट्रोल्स, दे आर रियली गुड इन स्पीकिंग, और मैल्कम एक्स, एनीबडी यू टेक फ्रॉम द ह्यूमन हिस्ट्री, और एनीबडी हु इज running right now and he's really great orator, तू चीज़ पता चलेगी गुरु वो स्लो नहीं है, वो कैलकुलेटेड और स्मार्ट है। गिव्स यू टाइम टू थिंक, क्योंकि भाई इससे क्या होता है, तेरे पास वक्त होता है सोचने का। क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है दूसरे बंदे के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है तो वो कभी वो गलतियां करने लग जाता है। मेक्स योर वर्ड कैरी मोर वेट, तेरे लफ्जों में ज़्यादा वेट आ जाता है। डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस जो है ना दिखता है भाई। दी सेकंड रूल इम्प्लीमेंटेशन, 3 सेकंड रूल इम्प्लीमेंटेशन तेरे को समझना पड़ेगा मेरे भाई। बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू एनी चैलेंज, क्रिटिसिज्म और प्रेशर, भाई अगर तू चैलेंज फेस कर रहा है या कोई क्रिटिसिज्म वाला मोमेंट है जहां तेरे को बंदा ना कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तेरे को कुछ बोल रहा है और तू उस चीज़ को डिफेंड करने लग जाए, रिएक्ट करने लग जाए, या प्रेशराइज सिचुएशन है, तो उससे पहले भाई एक रूल याद रख, काउंट टू 3 इन योर हेड। रिएक्ट करने से पहले मेरे भाई 3 तक गिन। 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी। इससे क्या होगा, 3 सेकंड जो है ना तू पॉज लिया है, और मेंटेन आई कांटेक्ट रख भाई ड्यूरिंग दिस पॉज। कीप योर एक्सप्रेशन न्यूट्रल, डिलीवर योर रिस्पॉन्स। देख भाई, चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई बंदा क्रिटिक कर रहा है, हाईली प्रेशराइज सिचुएशन है, उस टाइम क्या कर मेरे भाई, ये चीज़ें 3 बार गिन। आंखों का कांटेक्ट जो है तेरा वो उस बंदे की आंखों में होना चाहिए। अपने एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रख, डिफेंसिव भी नहीं होने चाहिए, या ना कोई तू स्माइल दे रहा है, क्योंकि स्माइल से एनर्जी लीक होगी और डिफेंसिव से तू एक्सप्लेन कर रहा है। सो ही गोना टेक द फकिंग पावर। डिलीवर योर रिस्पॉन्स कामली एंड डेलिबरेटली। अपना रिस्पॉन्स गुरु कामली और कैलकुलेटेड थे, कि यार जो तूने रिस्पॉन्स दिया ना वो इंटेंशनल था, और इट वाज लाइक देयर इज थिंकिंग इन्वॉल्व बिहाइंड इट। एक्स्ट्रा एडवांस रखने की है कि गुरु अगर कोई हीटेड आर्गूमेंट है या नेगोशिएशन वाला मोमेंट है, मेक श्योर 5 या 7 सेकंड का एक्स्ट्रा पॉज ले ले भाई, इससे वो बंदा पागल हो जाएगा यार। What this look like in a practice? Weak response. Someone challenges you and you immediately defend yourself with rapid explanation. देख भाई, तेरे को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर कोई बंदा तेरे को चैलेंज करता है तो उसी टाइम तू जो है ना इमीडिएटली डिफेंड करता है अपने आप को, रैपिड जो है ना रिएक्ट करता है, एंड इवेंचुअली रैपिडली यू ट्राई टू एक्सप्लेन। इट मीन्स मेरे भाई तू ऑलरेडी लूज कर रहा है, और ये एक वीक रिस्पॉन्स है। पावरफुल रिस्पॉन्स होगा ब्रो, समवन चैलेंजेस यू, यू पॉज। अगर कोई बंदा तेरे को चैलेंज करता है, तू रुकता है भाई, तू पॉज लेता है, तू उसकी आंखों में आंखें डालता है और फिर तू रिस्पॉन्ड करता है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। Here's what I know to be true. अब देख भाई, तूने जो है ना वो कन्वर्सेशन पूरी शिफ्ट कर दी। पहले तू है ना एक्सप्लेन कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, और वो बंदा ना कंट्रोल में था, सो ही वॉज द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन। बट जब भी तूने पॉज लिया, तूने मेंटेन किया एक पूरा आई कॉन्टैक्ट, 4 या 7 सेकंड का तूने किया और नॉर्मल रहा, अब वो बंदा ना साइकोलॉजिकल प्रेशर में था, वो तेरे लफ्जों का वेट कर रहा था, और तूने अब जो है ना पूरी सिचुएशन बदल दी। तू अब ये नहीं बता रहा है कि भाई एक्सप्लेन कर रहा है, तू बोल रहा है दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मैन, here's what I know to be true। जो भी उसने बोला तू बोलेगा, अब मैं उसका कैरी कर रहा हूँ। someone challenge you to pause, और तू बोल रहा है कि bro that's an interesting perspective, जो तू सोचता है यार काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। now here I would tell you what is true। अब तू बता रहा है what I know what is true, like तू अब अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हो। now he's more curious to know what exactly you're going to tell, he is listening your perspective not your explanation, so he is now under the conversation, and तू जो है ना conversation lead कर रहा है अभी। so this pause जो है ना ट्रांसफॉर्म करता है रिएक्टिव से स्ट्रैटेजिक मूव। रूल 3 है गुरु, कीप योर बॉडी स्टिल, द पावर ऑफ फिजिकल कंपोजर। तीसरा रूल मेरे भाई, अपनी बॉडी को स्टिल कर, यही सबसे बड़ा फिजिकल कंपोजर काम रखने का भाई सबसे बड़ी ट्रिक है ब्रो। अपनी द पावर ऑफ फिजिकल कंपोजर, यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई, जितनी तेरी बॉडी स्टिल रहेगी, जितना पूरा तू एंकर्ड रहेगा, उसी की वजह से भाई, उसी की वजह से मेरे भाई तो अपना कंपोजर कंट्रोल में रखेगा। देख ले भाई, इस बंदे की बॉडी पूरी स्टिल है, इसके शोल्डर जो है वो टेंस नहीं है, पूरे अंडर कंट्रोल हैं। आई गेज देख ले भाई, एब्सोल्युटली फकिंग अंडर कंट्रोल। और ये चीज़ जो लाइन है ना भाई, ये डिफाइन करती है बंदे का पॉस्चर पूरा एंकर्ड है। और मैं एंकर्ड तभी बोलता हूँ जब उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा पूरा
अपने प्लैनेट के कोर के साथ जुड़ा हुआ है. सो सबसे बड़ी चीज़, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू. Your body language broadcast your internal state to everyone around you. तेरी बॉडी मेरा भाई सिग्नल देती है कि तेरी इंटरनल स्टेट, तेरे अंदर क्या क्या चल रहा है. हर एक बंदे को पता चलता है. अगर तू फिजिटिंग कर रहा है भाई, तू हाथ अपने क्लोथ्स को एडजस्ट कर रहा है, फिंगर टैप कर रहा है, अपना वेट जो है शिफ्ट कर रहा है कभी एक लेग से दूसरे लेग पे. दीज माइक्रो मोमेंट सिग्नल एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड लॉस ऑफ कंट्रोल. स्टिलनेस ऑन द अदर हैंड सिग्नल्स सिग्नल डोमिनेंस एंड कॉन्फिडेंस. तेरे को समझना पड़ेगा भाई, जो भी बंदा मूवमेंट कर रहा है, जिसकी बॉडी स्टिल नहीं है, कभी वो हाथों को टच कर रहा है, बालों को टच कर रहा है, कभी हाथों को मूव कर रहा है, कभी बालों को टच कर रहा है, कभी अपने वेट जो है एक पाँव पे रखता है दूसरे पे और कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा है. ये माइक्रो मूवमेंट बताते हैं कि ये बंदा अंदर से कंट्रोल नहीं है, अंदर से ये पूरा स्टेबल नहीं है. एंड दैट सिग्नल्स कि भाई इस बंदे में एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल के अंदर नहीं है. अगर आप अदर हैंड तो देखेगा जो बंदा स्टिल है भाई, वो क्या डिपेक्ट करेगा, इस बंदे में कॉन्फिडेंस है और ये डोमिनेंस एक्सर्ट कर रहा है. स्टिलनेस डज नॉट मीन बीइंग रिजिड और रोबोटिक. भाई स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि भाई ये बंदा रिजिड है, रोबोटिक. इट मीन्स एवरी मोमेंट बीइंग डेलिब्रेट एंड कंट्रोल. हर एक मोमेंट जो ये एग्जीक्यूट कर रहा है भाई, वो डेलिब्रेट है, इंटेंशनल है और कंट्रोल के साथ है ब्रो. when you move it's because you chose to move. जब तुम मूव करेगा क्योंकि तूने सोचा कि भाई अब मैं मूव करना चाहता हूँ. चाहे वो तेरी पलकें झपक रही हैं, वो भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये भी तेरे कंट्रोल में है. सो दैट इज द फकिंग पावर यू नीड टू एक्सर्ट. द थॉमस शेल्बी स्टिलनेस स्टडी. Watch Thomas Shelby light a cigarette during a tense conversation. He never breaks eye contact. He never breaks eye contact. तो अगर देखेगा भाई थॉमस शेल्बी किसी भी इंटेंस कन्वर्सेशन में, और जब वो अपनी सिगरेट चलाता था, वो कभी भी मेरे भाई आई कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ता था. सो दैट ही वुड लेट द अदर पर्सन नो कि भाई ये एक्चुअल में ना इस सिचुएशन में फुली इन्वॉल्व है. एंड ही नो वट यू आर टॉकिंग. सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. ही इज नॉट गेटिंग नर्वस. इसके अंदर का वेदर जो है ना वो हिल नहीं रहा है. एवरीथिंग इज फकिंग अंडर कंट्रोल. वो रश नहीं करता था. वो तभी मूव करता था जब वो मूव करना चाहता था. वो अपने पोस्चर को तभी चेंज करता था जब वो उसको एक उसको बेनिफिट दे. अदरवाइज नहीं, अननेसेसरली कुछ भी नहीं भाई. वो स्टिलनेस भाई, एंड द स्टिलनेस मेक्स एवरी जेस्चर मोर पावरफुल. और फिर उसके बाद भाई जो भी जेस्चर डालता था वो ज़्यादा पावरफुल होता था ब्रो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दिस लेवल ऑफ फिजिकल कंट्रोल रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस. भाई इस लेवल का कंट्रोल के लिए ना भाई तेरे को चाहिए एक प्रैक्टिस और अवेयरनेस. और मैं बताऊंगा मेरे भाई व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू फकिंग अंडरस्टैंड. एलिमिनेटिंग नर्वस टेल्स. कॉमन नर्वस बिहेवियर टू एलिमिनेट. तेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी नर्वस टेल्स. अगर तू किसी बंदे से वीडियो कॉल करता है, इवेंचुअली मैंने देखा है कि बहुत से लौंडे ना भाई कभी कभी बालों को हाथ लगने लग जाते हैं, अपने चेहरे को देखने लग जाते हैं, आई कॉन्टैक्ट ये मूव हो रहा है, लगता ही नहीं कि भाई वीडियो कॉल कर रहा है, शीशे को देख रहा है. सो वो नर्वस टेल, उनका जो नर्वस सिस्टम वो पूरा जो है ना नर्वस सिस्टम की वजह से उनकी बॉडी कैरी हो रही है. सो दे आर नॉट फकिंग अंडर कंट्रोल इन अ वेरी सिचुएशन. So they are not keeping that situation under control. The first thing you need to understand is touching your face here, fuck it. Adjusting clothes unnecessarily. You don't have to adjust your clothes unnecessarily. Tapping finger or bouncing legs. अपने fingers को tap मत कर, bounce मत कर legs. You have to show that कि भाई तू ना statue है इस moment में, और तू इस moment में ना plant हो गया. And you whatever this moment is, अगर किसी बंदे से बातें कर रहा है, अपने बालों को हाथ मत लगा, अपने cloth adjust मत कर, अपना weight जो है shift मत कर एक पाँव से दूसरी पे. भाई playing with objects, pen keys, phone, nothing bro. Just stay with that fucking moment. Excessive hand gestures when talking. अगर बहुत ज़्यादा तू अपने gesture दे रहा है, इसका मतलब कि भाई फिर जो intentional और जो powerful gesture एक moment पे चाहिए होता है तो वो भी fail हो जाता है, because you already given a lot of the fucking gestures. The stillness practice तू ऐसे करेगा bro. Identify your personal nervous styles through self-observation or video recording. Practice deliberate stillness. Use statue mode and make moment deliberate. देख भाई तेरे को समझना पड़ेगा. You have to record yourself. मिरर में देख और तेरे को समझ आएगा कि भाई तेरे ऐसे नर्वस टेल्स कौन से हैं. और जब तुझे पता चलेगा कि तेरे वो चीज़ ना इतना इनवॉलंटरी बन गया कि तेरे को पता ही नहीं चलता, तुझे लगता है ये तो भाई नेचुरल है, बट ये चीज़ जो ना सिग्नल करते हैं कि ब्रो तू अंडर कंट्रोल नहीं है, तू एंजाइटी में है, तू इनसिक्योर है, तेरे को पता नहीं हैंडल कैसे करनी सिचुएशन. सो दिस इज समथिंग दैट तू अपनी पोजीशन जो है ना वीक कर रहा है. सो मेक श्योर प्रैक्टिस कर स्टिलनेस. ऐसे स्टिलनेस हो, ऐसे खड़ा हो कि भाई जैसे कि ना तू स्टैचू है, तू इम्प्लांट हो गया इस धरती के अंदर. सो उससे क्या होगा मेरे भाई, तेरी डोमिनेंस. सो उससे क्या होगा भाई, तेरी डोमिनेंस जो है ना वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो गई. वो मेक मोमेंट डेलिब्रेट व्हेन यू डू मूव. मेक श्योर कि भाई तेरी मूवमेंट जो है वो डेलिब्रेट हो. जब भी तू मूव करे उसके पीछे एक इंटेंशन हो.
Advanced physical control techniques. The power positions: stand or sit when your feet planted, shoulder back, hand visible and still. This is the position naturally reduce anxiety and project authority. देख भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेगी जब भी बैठता है, तो जब भी बैठता है या जब भी तू स्टैंड होता है, मेक श्योर कि भाई तू उस जगह प्लांट हो गया। लाइक तू ना यहीं से हो गया भाई, तू दरख्त है ब्रो। तेरे शोल्डर बैक होने चाहिए, तेरे हैंड विजिबल होने चाहिए, तेरी पोजीशन जो है नेचुरली लगनी चाहिए, रिड्यूस कर एंजाइटी और प्रोजेक्ट कर अथॉरिटी ब्रो। द कंट्रोल जेस्चर, तेरे जेस्चर पूरे भाई कंट्रोल होने चाहिए, तू हैंड मूवमेंट कर रहा है, हर एक चीज़ ना कैलकुलेटेड होनी चाहिए। द इकोनॉमिक मूवमेंट प्रिंसिपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड जो भी तू मूवमेंट करेगा भाई वो तेरे लिए एक पर्पस सर्व कर रही है। हर चीज़ जो अननेसेसरी है भाई उसको एलिमिनेट कर। टच, हाथों को फिजिट करना, ऑल दैट शिट, फकिंग नथिंग। रूल 4 है ब्रो, कंट्रोल योर आइज। तेरे को समझना पड़ेगा भाई तेरी आंखों से तेरा अंदर का वेदर जो है वो दिख जाता है। तेरी आंखें जो है खिड़कियाँ भाई अंदर की, तो मेक श्योर तेरी आंखों पे ना वेल फकिंग तेरे आंखों की तरह कंट्रोल है। योर आइज रिवील एवरीथिंग: कॉन्फिडेंस, फियर, डिसेप्शन, स्ट्रेंथ। डॉटिंग आइज, लुक अवे ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन, ओवर स्कैनिंग टेल्स एवरीवन दैट यू आर अनकंफर्टेबल एंड लूजिंग कंट्रोल। यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रो, तेरी आंखें सब कुछ बताती है। कॉन्फिडेंस, फियर, डिसेप्शन, स्ट्रेंथ, डॉटिंग आइज। अगर आंखें ऐसे ऐसे तू मूव कर रहा है एंड हर जगह तू इधर उधर देख रहा है भाई, इसका मतलब तू क्या कर रहा है, तू इनसिक्योर है। तू अपने अंदर का वेदर बता रहा है कि भाई तेरा अंदर कुछ एंकर्ड नहीं है। तेरे अंदर जो सेल है ना भाई वो भी तेरी नहीं सुन रहा है। जो तेरा दिल धड़क रहा है बस वो धड़क रहा है भाई, कुछ भी तेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। इससे भाई तू लोगों को ना अपनी वीक एनर्जी, वीक ऑरा जो है ना लोगों को फील करा रहा है। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। दे वुड नो दैट कि भाई ये बंदा ना अपना कंट्रोल जो है लूज़ कर रहा है, ये अनकंफर्टेबल है। स्टडी आई कॉन्टैक्ट ऑन द अदर हैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर मेंटेनिंग डोमिनेंस। और जिस बंदे का भाई आई कॉन्टैक्ट स्टडी रहेगा वही एक्चुअल में डोमिनेट कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। इट सिग्नल दैट यू हैव नथिंग टू हाइड, नथिंग टू फियर एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन योर पोजीशन। तुझे उससे डिपिक्ट करता है कि इस बंदे के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, और अभी ये अगर इस पोजीशन में है तो ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस जो है ना एग्जर्ट कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस एग्जर्ट कर रहा है। तो उस चीज़ पे फोकस करना है, किसी चीज़ से डरता है ब्रो। आई कॉन्टैक्ट, आंखें मेरे भाई कभी ऐसे ऐसे मूव नहीं कर पागलों की तरह, अपने हैंड को मूव मत कर। ये छोटी माइक्रो डिटेल्स जो है ना ब्रो, ये बड़ी डिटेल्स तेरी सोल की दे रहे हैं। तेरे अंदर इंटरनल वेदर का जो है ना टेलीकास्ट हो रहा है भाई तेरी आंखों से, तेरे हैंड जेस्चर से, तेरे बॉडी पोजीशन से। द जेम्स बॉन्ड आई कॉन्टैक्ट मास्टर, जेम्स बॉन्ड आई कॉन्टैक्ट इन इंटेरोगेशन सीन इज लेजेंडरी। ही लुक्स onto his target with unwavering focus as if he's already there, moves ahead in a chess game they don't even know they are playing। अगर तू जेम्स बॉन्ड का अभी कोई भी सीन देखेगा इंटेरोगेशन का, तुझे पता चलेगा मेरे भाई वो आई कॉन्टैक्ट पूरा लॉक रखता था टारगेट के ऊपर। अगर कोई बंदे ने लाइक जिससे बात कर रहा है पूरा लॉक इन है भाई कि हाँ यार मेरे सामने आस पास और कुछ है नहीं, सिर्फ तू है, अब जो तू बोलेगा मैं सुनूंगा, और अनवेवरिंग फोकस के साथ। इससे क्या होता है, इससे क्या एग्जर्ट करता है कि भाई वो गेम में ऑलरेडी उस बंदे से आगे है। इज आई नेवर डॉट नेवर सर्च, उसकी आंखें डॉट नहीं करती कि ना वो ऐसे ऐसे कुछ नहीं भाई, ना सर्च करती हैं कि ऑल दैट शिट, नथिंग नथिंग नेवर रिवील्स अनसर्टेनिटी। दिस इज अबाउट स्टेयरिंग पीपल डाउन एग्रेसिवली, दिस इज नॉट अबाउट स्टेयरिंग पीपल डाउन एग्रेसिवली। अब तेरे को समझनी पड़ेगी भाई जब भी इंटेरोगेशन मोमेंट, जब भी हाई स्टेक प्रेशराइज मोमेंट हो, अपनी आंखों को ना कभी झलकाना मत, स्टेट ऑन द टारगेट देखे रहना वेल फोकस्ड के साथ। जब भी तू सर्च करेगा या अपनी आंखें इधर उधर देखेगा, इससे क्या होगा भाई, तू रिवील कर रहा है कि भाई तू कितना अनसर्टन है इस वेरी मोमेंट में। और जो बंदा भाई अनसर्टन है उसके अंदर का वेदर भी अनसर्टन है ब्रो। मेंटेन, इट इज़ नॉट अबाउट स्टेयरिंग पीपल डाउन एग्रेसिवली। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तू स्टेयर करेगा एग्रेसिवली, इसका मतलब कि भाई तू काम में होगा, तू कॉन्फिडेंट होगा, तेरा आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट ऐसे कर रहा है कि भाई तू कंप्लीट कंफर्ट है इस सिचुएशन के साथ। द आई कॉन्टैक्ट फ्रेमवर्क, तेरे को 70% रूल समझना पड़ेगा भाई। तू आई कॉन्टैक्ट 70% ही रख। अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है तो 70% मतलब 70% टाइम ही तेरे को उस कन्वर्सेशन में आई कॉन्टैक्ट रखना है। और अगर 80% से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो एग्रेसिव हो। लेस देन 50% सिग्नल्स की भाई तू वीक जो है ना, वीकनेस जो है ना वो शो कर रहा है। दी ट्राइंगल टेक्निक, अब ट्राइंगल टेक्निक का क्या सीन है मेरे भाई, तेरे को समझना पड़ेगा कि जब एक ऐसा मोमेंट आता है कि यार एक्सटेंडेड आई कांटेक्ट जो है ना वो इंटेंस होने लग जाता है और ऑकवर्ड हो जाता है, तो तुझे लगता है कि अब ये नेचुरल नहीं है यार, अब थोड़ा नेचुरल नहीं लग रहा। तेरे अंदर का जो वो एक और बंदा होता है वो बोलता है भाई यार बस कर यार। तो उस टाइम क्या करेगा, अब तू पहले लेफ्ट आइज पे देखेगा, फिर राइट पे देखेगा और फिर माउथ पे देखेगा, और यही साइकिल जो है रिपीट करेगा, और इससे जो है ना इंटेंसिटी और फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रहेगी।
द प्रेशर पॉइंट मैथड ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन और निगोशिएशन तेरा आई कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए व्हेन यू मेकिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। जब भी तू रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा है या तू एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है बता रहा है, सो दिस क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट वर्क्स इन फेवर। इससे क्या होता है कि भाई साइकोलॉजिकल प्रेशर अगले सब्जेक्ट पे जाता है जो तेरे फेवर में होता है, बिकॉज नाउ ही कैन बी वेरी फकिंग लाइक अवेयर लाइक हू द फक आई एम टॉकिंग टू। प्रैक्टिकल आई कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग ब्रो, अब ये प्रैक्टिस तू कर सकता है मेरा भाई। प्रैक्टिस विद योर सेल्फ इन द मिरर अंटिल यू नो स्टेडी आई कॉन्टैक्ट फील नेचुरल, स्टार्ट विद लो स्टेक्स इंटरेक्शन उन लोगों के साथ का जहाँ स्टेक्स कम एंड लाइक यू डोंट फकिंग वरी, या कैशियर वेटर के साथ थोड़ा देख तो वो रैपिड जो है ना वो बिल्ड कर। और ये पैटर्न जब तेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा इवेंचुअली भाई तू बड़े जो जहाँ हाई स्टेक्स है वहाँ भी उन मोमेंट्स में तू अपना आई कॉन्टैक्ट जो है रख पाएगा और यू वॉन्ट बी वन फकिंग वरीड। ग्रेजुएट टू हायर प्रेशर सिचुएशन मीटिंग एंड नेगोशिएशन में इवेंचुअली मीटिंग और नेगोशिएशन में अप्लाई कर। मॉनिटर योर आई मोमेंट ड्यूरिंग स्ट्रेस टू कैच एंड करेक्ट नर्वस पैटर्न एडवांस टेक्निक। देख भाई तेरे को अपनी आई की मोमेंट जो है ना वो मॉनिटर करने पड़ेगी जब कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। वो कैसे करेगा, तू आइडेंटिफाई करेगा जब भी तेरी जिंदगी में लगता है कि तू अभी स्ट्रेस है, इवेंचुअली फकिंग टर्न योर कैमरा ऑन एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर आई मोमेंट राइट नाउ। और उस टाइम तू फिर बाद में जब तेरे को पता चलेगा दिस इज समथिंग आई एम मेकिंग एरर, तुझे जब पता चलेगा कि भाई ये एरर कर रहा हूँ तो फिर तू अपने नर्वस सिस्टम का पैटर्न जो है वो सही करेगा। द पावर ब्रेक, द कॉन्फिडेंस स्कैन, द चैलेंज होल्ड। देख भाई एडवांस टेक्निक है द पावर ब्रेक। ब्रेक आई कॉन्टैक्ट बाय लुकिंग डाउन और द साइड, नेवर अप। जब भी तेरे को अब ब्रेक चाहिए है ना, तो एक बंदे को कॉन्स्टेंटली देख रहा है काफ़ी समय के लिए, अब तेरे को ना एक पॉइंट चाहिए। मतलब अब आई कांटेक्ट तोड़ना है, बट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार मैं हार मांगा, मतलब मैं सबमिसिव था। नहीं, ऊपर कभी नहीं देखना है, लेफ्ट देख साइड, इधर उधर साइड देख, बट नीचे देख, ऊपर मत कभी नहीं देख भाई। ऊपर कभी नहीं देखना है, इधर या उधर देखो या नीचे देख स्लोली, बट ऊपर कभी नहीं, क्योंकि ऊपर जब देखता है ना बंदा वो सबमिशन शो करता है। द कॉन्फिडेंस स्कैन, व्हेन एड्रेसिंग अ ग्रुप मेक डेलिब्रेट आई कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल रादर देन स्कैनिंग रैपिडली। देख तेरे को समझना पड़ेगा भाई, अगर तू किसी मोमेंट पे ना एक ग्रुप को एड्रेस कर रहा है तो एक बंदे को पकड़, उसकी आंखों को देख और उसी को नॉर्मल जो है ना फिर ऐसे कर और फिर से वापस उस सब्जेक्ट पे आ, उसी की आंखों को पकड़, वही तेरा टारगेट है। सारे लोगों को मत देखने लग जा, फिर तेरे लिए काफ़ी इंटेंसिव हो जाएगी सिचुएशन। द चैलेंज होल्ड, व्हेन समवन चैलेंज यू लॉक आइज एंड होल्ड द कॉन्टैक्ट व्हाइल यू पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। अगर कोई बंदा तेरे को चैलेंज देता है तो उस टाइम तू क्या करेगा, अपनी आई कॉन्टैक्ट जो है लॉक करेगा, होल्ड करेगा और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा पॉज के बाद। रिमूव इमोशन फ्रॉम डिसीजन, दिस the core logic advantage। तेरे को समझना पड़ेगा भाई, इमोशनल डिसीजन मेकिंग इज द फास्टर वे टू लूज पावर इन एनी सिचुएशन। व्हेन यू मेक डिसीजन based on anger, fear, desperation or ego, you hand control to whoever can remain calm and logical। तेरे को समझना पड़ेगा मेरे भाई, इमोशनल डिसीजन मेकिंग इज द फास्टर वे टू लूज एनी पावर इन एनी पोजिशन। जो बंदा भाई हाई स्टेक्स मोमेंट या प्रेशराइज मोमेंट में इमोशन के साथ रिएक्ट करता है मेरा भाई, वो पावर सीधा दूसरे बंदे को दे देता है, भाई ये ले यार अब तू ही संभाल, क्योंकि मैं हो गया हूँ पागल। इमोशनल बंदे इस दुनिया में हैं, वो सिर्फ लूज कर रहे हैं। तेरे को समझना पड़ेगा, इमोशन सबके पास होते हैं भाई, सबके पास, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू इमोशंस को ओबे करे ब्रो। इस इमोशंस को ऑब्जर्व कर, स्टडी कर और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्ड के साथ आ। अगर गुस्से में है तो क्या चींकने लग जाएगा, डेस्परेट हो गया तो भीख मांगने लग जाएगा, डर रहा है तो अपने डिसीजन चेंज करने लग गया ब्रो, ऐसे कभी नहीं होगा ब्रो। अगर इन इमोशंस के साथ तू अपनी लाइफ को आगे लेके जाएगा ब्रो, तू सिर्फ पॉपिट और जोकर रहेगा, तू कभी लीडर नहीं बन सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड, लीड वही करते हैं ब्रो जो कोल्ड और कैलकुलेटेड काम कंपोजर में रहते हैं और फिर एक डिसीजन देते हैं। अगर तू इमोशन के साथ अपनी जजमेंट ब्लाइंड कर रहा है तो भाई तू फिर फक ऑफ हो गया, तू पागल हो गया भाई। तेरे को नॉर्मल काम वे से अपनी लाइफ को कैरी करना है ब्रो, रिएक्ट नहीं करना है। कोल्ड कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट स्टडी, तेरे को कोल्ड और कैलकुलेटेड डिसीजन बनाने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द फकिंग फैक्ट्स और स्ट्रैटेजी। नॉट फीलिंग इज व्हाट सेपरेट्स पावरफुल मैन फ्रॉम द वीक वन। देख भाई, जो वीक बंदे होते हैं ना वो इमोशनली रिएक्ट करते हैं और जो पावरफुल होते हैं नहीं, वो लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। बोलते हैं कि अगर मैं अभी रिएक्ट कर गया तो भाई मैं अगले 10 साल बाद इस चीज़ से इफेक्ट होगा, 6 महीने बाद इफेक्ट होगा, तो भाई फिर मेरे को ना स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू गॉट टू फकिंग अंडरस्टैंड। द थॉमस शेल्बी डिसीजन मैट्रिक्स। थॉमस शेल्बी कैसे डिसीजन बनाता था? Watch Thomas Shelby after any major loss or betrayal. There is no yelling, no dramatic revenge plot, no emotional outburst. He processes the information, analyze the situation, and makes strategic decision based on
we achieve his long term objectives. तेरे को समझना पड़ेगा, जब भी भाई थॉमस शेल्बी एक इंटेंस सिचुएशन में होता था, उसको धोखा मिलता था, तो उसके बाद वो चीखता नहीं था, एक ड्रामेटिक रिवेंज प्लॉट नहीं क्रिएट करता था, ना इमोशनल हो जाता था, नहीं ब्रो, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता था, एनालाइज करता था, फिर एक स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट और कैलकुलेटेड और कोल्ड डिसीजन के साथ आता था. उस हिसाब से अगर तू अपनी लाइफ को अप्रोच करेगा तो भाई इवेंचुअली यू वुड बी अंडर कंट्रोल. अगर तू इमोशन के साथ अपनी लाइफ को कैरी करेगा तो फिर भाई हर जिंदगी में कितने इमोशंस आते हैं भाई, फिर वो बंदा नहीं है ना जो इमोशन के साथ अपनी लाइफ कैरी करे ब्रो. दिस लेवल ऑफ इमोशनल रेगुलेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग इमोशन एंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इमोशन. देख भाई, इसका समझ तेरे को समझना पड़ेगा. इमोशनल रेगुलेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर इमोशनल रेगुलेशन के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई तेरे को ना इमोशन को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, फील करना पड़ेगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि तू कंट्रोल हो जाए इमोशन से. जब फील कर रहा है तो तेरे पास एक डाटा आ रहा है, लाइक यू कैन फील एंगर विदाउट मेकिंग एंग्री डिसीजन. तू गुस्सा फील हो रहा है, लाइक या आई एम फकिंग एंग्री, बट इट डजंट मीन कि भाई तू उसी के प्रति भी एक डिसीजन बनाएगा. यू कैन एक्सपीरियंस फियर विदाउट मेकिंग फेयरफुल चॉइसेस. तू डर भी सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू चॉइसेस वो ले जिससे तेरा 6 महीने बाद, तेरा 1 महीने बाद या अगले दिन जो तेरी लाइफ है वो बदल जाएगी. नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी calm and be collectively smart. You gotta feel the emotion, but not to be controlled by the fucking emotion. So see the difference. The stop decision framework. When facing any high pressure decision, stop. जब भी भाई एक हाई प्रेशर मोमेंट में है तो उस टाइम एक डिसीजन चाहिए, तो मेक श्योर तू रुक जाए, सोचे, अब फिर देखे कि भाई मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनके प्रति भी मैं एक चॉइस बना सकता हूँ. फिर प्रोसीड कर ब्रो, चूज़ कर ऑप्शन जो तेरे को बेस्ट सर्व करे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए. एग्जांपल है मेरे भाई, समवन डिसरिस्पेक्ट, अगर तेरा कोई बंदा तेरे को डिसरिस्पेक्ट करता है पब्लिकली, फिर रुक और रेजिस्ट कर अर्ज की रिस्पॉन्ड तू इमीडिएटली नहीं करे. सोचे कि भाई व्हाट डज दिस पर्सन वांट, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव. सवाल कर मेरे भाई कि यार अगर ये बंदा क्या चाहता है, इस चीज़ से अगर मैं रिएक्ट कर लूँगा तो ये क्या अचीव कर लेगा. अब देख, तूने एक नया लेंस डाला, अब तू ईगो के साथ नहीं जा रहा, अब तू एक स्मार्ट और कैलकुलेटेड वे के साथ ना इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है. ऑप्शन ये है कि कन्फ्रंट इमीडिएटली, एड्रेस प्राइवेटली लेटर. तेरे पास ये ऑप्शन है, अभी मैं कन्फ्रंट करता हूँ, इमीडिएटली रिएक्ट करता हूँ, एड्रेस करता हूँ इसको प्राइवेटली लेटर, इग्नोर करता हूँ मेरे भाई अभी, या इग्नोर कंप्लीटली, यूज स्ट्रैटेजिकली. अब तू जो भी तेरे को बेस्ट सर्व करेगा उस टाइम, तो वही जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ ना भाई चूज, जो भी तेरे को बेस्ट लगेगा तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ तू वही ऑप्शन चूज करेगा. प्रोसीड कर भाई, चूज बेस्ड ऑन व्हाट बेस्ट सर्व्स योर पोजीशन, नॉट योर ईगो. वही ऑप्शन चूज कर जो तेरी पोजीशन को बेस्ट सर्व करे, नॉट योर ईगो. इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशनल कंट्रोल. इमोशनल इंटेलिजेंस रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस. इमोशनल इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है मेरे भाई जिसमें ना तू अंडरस्टैंड करे इमोशंस और उनको रिकग्नाइज करे, या वो तेरे हैं या वो किसी और के. और इमोशनल कंट्रोल होता है यूजिंग दैट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजिकली रैदर देन बीइंग ड्रिवन बाय द इमोशन. अब तेरा इमोशनल कंट्रोल ये है कि भाई तू उस इमोशन के साथ ना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहा है और फिर एक डिसीजन बना रहा है, वो जो कि ब्लाइंडेड नहीं है इमोशन के साथ. तो फिर ही तू एक क्लियर माइंडसेट के साथ ना आगे बढ़ सकता है. द स्ट्रैटेजिक इमोशनल मॉडल ये है कि ब्रो, फील द इमोशन विदाउट जजमेंट. तेरे को इमोशन फील करना पड़ेगा विदाउट जजमेंट, लाइक फकिंग नथिंग. यू आर नोबडी टू जज एनीबडी. आइडेंटिफाई व्हाट इज टेलिंग यू अबाउट टू द सिचुएशन. तेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई ये तेरे को क्या बता रहा है इस सिचुएशन के प्रति भी. कंसिडर हाउ अदर आर यूजिंग इमोशन टू इन्फ्लुएंस यू. ये भी समझ कि भाई कैसे और बहुत से लोग जो है इमोशन को यूज़ करते हैं ताकि वो तेरे को इन्फ्लुएंस कर सके. यू सी पॉलिटिशियन यूज इमोशन, मूवीज यूज इमोशंस, and all those other people, those who wants to manipulate you, they use fucking emotional techniques in order to influence you. Make decision based on logic while accounting for emotional factors. Make sure मेरे brother तेरे जो decision है वो based on logic रहे. Advanced emotional regulation techniques. The 24-hour rules. For major decision wait 24 hours. तेरे को समझना पड़ेगा भाई अगर तेरी जिंदगी में एक मेजर डिसीजन लेना है, मेजर कोई बड़ा डिसीजन, जैसे तेरी जिंदगी आज से पहले जी है ना,
अगर ये डिसीजन लेगा तो काफ़ी बदलने वाली है, तो उस टाइम तेरे को 24 घंटे रुकना है ब्रो। दिस अलाउज इमोशनल इंटेंसिटी टू डिक्रीज एंड लॉजिकल एनालिसिस टू इम्प्रूव। इससे क्या होगा कि भाई तेरे इमोशनल इंटेंसिटी है वो कम होगी और लॉजिकल एनालिसिस जो है वो इम्प्रूव होगा। द थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव, आस्क योरसेल्फ कि भाई व्हाट वुड आई एडवाइस समवन एल्स टू डू इन दिस सिचुएशन। अब देख कि बोल, अब थर्ड पर्सपेक्टिव बंदे की आंखों से देख कि भाई मैं किसी और बंदे को क्या एडवाइस करता इस सिचुएशन में करने के लिए। सो दिस रिमूव्स पर्सनल इमोशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इससे क्या होगा कि भाई जो तू पर्सनली इमोशनली इन्वेस्टेड था ना वो हट जाएगा। अब तू एक क्लियर लेंस से देखेगा, अब तू अपने इमोशनल से ड्राइव नहीं हो रहा टुवर्ड्स दैट डिसीजन। नाउ यू आर मोर स्मार्ट। लॉन्ग टर्म फिल्टर, अब एक लॉन्ग टर्म फिल्टर ये है कि ब्रो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन आस्क हाउ विल दिस अफेक्ट माई पोजिशन 6 months फ्रॉम नाउ। अब ये भी सवाल कर कि भाई अगर मैं डिसीजन लूंगा तो 6 महीने बाद मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। शॉर्ट टर्म इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इससे क्या होगा मेरे भाई कि तू जो शॉर्ट टर्म इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए ना एक डिसीजन बना रहा है, अब तू वो नहीं करेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म तेरा फ्यूचर जो है ना वो बर्बाद हो रहा है इस डिसीजन के साथ। सो यू वुड गो विद अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। टेक केयर माय ब्रदर, दैट्स ऑल।